मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क। और आज हम बात करेंगे कांग्रेस आई की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो यात्रा है, कांग्रेस की जो यात्रा है, वो 12 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटोरी से होकर करीब 3,700 किलोमीटर का ये फासला तय करेगी और कम व बेश 150 दिन का ये यात्रा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे संदीप कुमार जायसवाल जी से, जो अपने बारे में बताइए सर कुछ। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, अपने पार्टी का प्रवक्ता हूं और चाहता हूं कि भारतवर्ष में देश को जोड़ने वाली पार्टियां जो है, जो जाति धर्म वर्ग रंग से ऊपर उठकर जो काम करते हैं, वो सभी आगे उठकर आए और भारत में ऐसे 28 ताकतों के खिलाफ जिन लोगों ने देश तोड़ने का भी काम किया था आज़ादी के पहले, आपको याद होना चाहिए, ये हमारे इतिहास में जो लिखा हुआ है, इतिहास के पन्ने कभी झूठ नहीं बोलते। तो उसमें जो भाजपा के लोगों ने उस समय जो हिंदू महासभा था, भारत बाद में ये आरएसएस में कन्वर्ट हुई, इन लोगों ने उस समय भी जाति धर्म के ऊपर देश को बांटने का काम किया। देश टूटता नहीं। आज जैसा हेमंत विश्व शर्मा जी बीच में कह रहे थे देश टूटने की बात, तो देश तो वो कहते हैं कि देश तो जुड़ा हुआ है, जाके पाकिस्तान में आंदोलन कीजिए, बांग्लादेश में कीजिए। मैं ये वही हेमंत शर्मा है जो 2000 पहले से पहले कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के नाम की कस्में खाते थे, कसीदे पढ़ते थे, और आज जब वो भाजपा में मुख्यमंत्री बने हुए हैं आसाम से, तो अभी उनको याद आ रहा है कि देश जुड़ा हुआ है। लेकिन इन्होंने अभी तक उस टेम्परामेंट को पढ़ने की कोशिश नहीं की जिस बात पर राहुल गांधी अपनी बातों को रख रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है भारत जोड़ो किस लिए? युवाओं को नौकरी नहीं है, युवाओं को संस्थानों से निकाला जा रहा है, देश के रेल वेल सेल जितने हैं डिपार्टमेंट है, कोयला डिपार्टमेंट है, सब बेचा जा रहा है। तो इसको हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारे जोड़ने में वो कोई टेरिटरी या कोई स्टेट जोड़ने की बात नहीं हो रही है। ये जो और जिस पर ये बड़ी बड़ी हुकार भर रहे हैं मिस्टर हेमंत विश्व शर्मा कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, उनको मैं फॉर हिज काइंड इन्फॉर्मेशन, इस देश को जोड़ने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है। राजाओं की जो कुर्सी थी उसको हटाकर हम लोगों ने एक सिस्टम लेकर आया, इंडियन रिपब्लिक कंट्री बनी, आज़ादी मिला हमारे देश को। तो ये उस वक्त के लोग कहाँ थे? और आज ये जो सवाल कर दे कि इनको सवाल करना लाजमी है, क्योंकि इनको भाजपा के बड़े नेताओं को खुश करना है। तो उनको खुश करने के लिए अगर ये कुछ बड़ी बात करते हैं, बिग टॉक करते हैं, तो मुझे गुस्सा कम आता है, इनके ऊपर अफसोस ज़्यादा आता है। आई डू पिटी ऑन देम कि ये हमारा खाकर हमारा पहनकर आज देश के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर देश का माहौल ठीक होता तो युवा आपस में लड़ते नहीं, जाति धर्म की बात हो रही। तो राहुल गांधी का टेम्परामेंट है, तरीका है, वो चाहते हैं कि देश में सद्भाव बढ़े, प्यार बढ़े। और मुझे लगता है गांधी जी के आंदोलन के बाद पहला कोई नेता है जो कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ने की बात करता है, एक छोर से दूसरे छोर में, जिसमें और मोदी की सरकार जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बना रहे थे, ये भूल गए कि वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिन्होंने हिंदू महासभा और आरएसएस के ऊपर में रोक लगाने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक ये देश में रहेंगे देश का विभाजन और देश में शांति कभी नहीं बनी रहेगी, देश टूटना ही टूटना है। तो आज मोदी जी के आने के बाद से 8 साल में देश उसी कगार पर पहुंची है। एक सवाल जहन में ये आ रहा है सर कि बीजेपी जो है बोल रही है कि आप गरीबी की बात कर रहे हैं, आप बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के टी शर्ट पे भी विवाद हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गरीबी की बात करते हैं, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, और 41,000 का वो बर्बरी ब्रांड का शर्ट पहन रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा सर? बड़ी विडंबना है देश की कि एक लड़का सिंपल ड्रेसअप में देश में आंदोलन लेकर आ रहा है गरीबी की लड़ाई को लड़ने के लिए, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। ये वही भाजपा है जो एक वक्त सिलेंडर का दाम 414 रुपये हुआ करता था, तो सिलेंडर को लेकर आसपास नाचती थी। कौन कौन? सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज। मैं उनकी इज्जत करता हूँ। क्यों? बहुत बलिष्ठ नेत्री थी बीजेपी की और सम्मानजनक थी, क्योंकि वो ज़्यादा मसालेदार बात नहीं करती थी, टू द पॉइंट बात करती थी। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से ये स्मृति ईरानी जैसी महिला बहुत अच्छी है, लेकिन अब क्या बोलूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैडम ने अपनी सहेली के घर जाकर उनके घर को तोड़कर उनके पति से शादी कर ली। ये बहुत शर्मनाक बात है और इनको ये पर्सनल है, मुझे नहीं जानी चाहिए इस पर, लेकिन मैं पर्सनल इसलिए जा रहा हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर उनकी माँ को विधवा कहा जाता है, उनकी माँ को बारबाला कहा जाता है, शर्म की बात है। और आपने अभी स्मृति ईरानी का जिक्र किया, तो उन्होंने भी एक बहुत ही गलत वीडियो भी ट्विटर पे डाला
कि राहुल गांधी गए कन्याकुमारी, लेकिन स्वामी विवेकानंद को प्रणाम नहीं किया। हालांकि साफ दिखाई दे रहा है कि वो वहाँ गए, उन्होंने माला भी चढ़ाई। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, नेगेटिव बातें, उस पर या नेगेटिव बातों को फैलाया जा रहा है, इस पर आप कैसे काउंटर करेंगे इनको? ये की बात है, मिस्टर मालवीय का ये जो ट्वीट था ये बूमरैंग कर गया। कैसे कर गया? जैसे उन्होंने ये बात उठाई 41,000 का टी शर्ट, तो देश में उनके मोदी जी के महंगे चश्मे की बात उठी, 10 लखिया सूट की बात उठी, उनके पेन की बात उठी जो बहुत महंगा पेन है, लाख रुपए के आसपास का। तो एक आदमी जो चाय बेचने वाला, एक नकली चाय बेचने वाला, उन्होंने कभी चाय बेचा नहीं, ऐसा कोई इतिहास, कोई हिस्ट्री, कोई हमारे देश का जो सांगठनिक संविधान है, किसी भी अफसर ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि मोदी जी बेचते ही थे, कहीं भी पुष्टि नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है, जब ये लोग कहते थे चलो उसको मान लेते अपन, उसके बावजूद उनके 10 लाख सूट की बात उठ गई। एक एक प्रोग्राम में, एक मीटिंग में अमेरिका जाते हैं और पूरे मीटिंग के दौरान 4 कपड़े उनके चेंज होते हैं, उनके साथ में मेकअप आर्टिस्ट चलता है, उनके ग्रूमिंग की ख्याल रखी जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी चाय बेचने वाले का बेटे को इतने शौक कैसे हो गई? भाई 8,500 करोड़ रुपए का जहाज चढ़ना है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री तो इतने क्या बोलूँ, कॉम्प्लेक्स में नहीं रहते थे कि मुझे क्या पहनना है, क्या करना है। और देश की विडंबना देखिए, एक प्रधानमंत्री एक दिन में 4 कपड़े बदलते हैं। और हमारे अब मेरा ये सवाल है सर कि जैसा कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस के जितने भी नेता हो, ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कि जुड़ने निकले हैं, लेकिन ऑपोजिशन में खासकर बीजेपी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये तो खुद अपनी पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, इनके यहाँ से सीनियर लीडर सब भाग रहे हैं, वो चाहे कपिल सिब्बल साहब हों या चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हो। इस पर आप क्या जवाब दीजिएगा सर? देखिए, नाव में जब छेद होता है ना, तो पहले चूहे छोड़कर भागते हैं। तो ये कपिल सिब्बल वगैरह ये सब जितने हैं, कलाम साहब, आज़ाद साहब छोड़कर गए पार्टी को, तो 42 साल तो इनको पार्टी का मलाई मिला। जो मोदी जी रबड़ी की बात करते हैं ना, रबड़ी इन लोगों ने खाई। और आज़ाद साहब के बारे में मैं उनके अभी सारे ट्वीट्स में फॉलो कर रहा हूँ, उनके जितने विजिट हुए हैं कश्मीर के अंदर में। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यही टेम्परामेंट कांग्रेस में रहते हुए आपने कश्मीर के लिए क्यों नहीं दिखाया? कि जब वो हमारी पार्टी में थे तो कश्मीर में इतनी मशक्कत मेहनत क्यों नहीं कर रहे थे कि हर रोज एक मीटिंग हो रही है, हर 2 दिन में एक मीटिंग हो रही है? ये जस्ट इसलिए कि महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी अब इलेक्शन लड़ेगी नहीं। ये पॉइंट बहुत समझने वाली है। महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी अब इलेक्शन लड़ेगी नहीं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कश्मीर का उनका जो एजेंडा है वो उसके खिलाफ जाकर बीजेपी सब हाथ मिलाएंगे नहीं तो उनकी पार्टी वैनिश हो जाएगी। और उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, और मोदी अकेले कश्मीर में जीत सकती नहीं है। तो विकल्प क्या है? उन्होंने बहुत टेंटेटिवली तरीके से, बहुत टेक्निकल तरीके से आज़ाद साहब को पार्टी से अलग करवाया और कश्मीर भेजा गया है कि आप एक पार्टी फॉर्म कीजिए, आप ये वोट को काटिए, हम अपना अलग लड़ेंगे। और हो सकता है, आप मेरी बात को मार्क माई वर्ड्स आज जाके कैलेंडर में लिख दीजिए कि कश्मीर में पोस्ट पोल अलायंस के लिए आज़ाद साहब की पार्टी जो कुछ सीट पा सकती है, मे बी अगर कश्मीर के लोगों ने उनको माफ़ कर दिया तो, और अगर कश्मीरियत जिंदा रहेगी तो मुझे लगता है आज़ाद साहब मुंह के बल 2 साल बाद माफ़ी मांगकर वापस कांग्रेस में घर वापसी करे। लेकिन राहुल गांधी के भाषा में मैं एक बात कहना चाहता हूं, कपिल सिब्बल हो या कोई भी, कि जिनको डर लगता है भाजपा से, आरएसएस से, वो पार्टी से निकलकर बाहर चले जाएं। और जो बाहर रह रहे हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा पर यकीन करते हैं, हम उनसे आवेदन करते हैं और उनका आह्वान करते हैं कि आप कांग्रेस से जुड़े, देश के किसी कोने से हो। ये कांग्रेस की पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो यात्रा है वो भारत जोड़ो नहीं बल्कि वोट बटोरो यात्रा है। इस पर आप क्या कहिएगा सर? तो अगर ये वोट बटोरो यात्रा है तो आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेकर निकले थे तो वो भी शायद वोट बटोरो यात्रा था। ये भी हो रहा है कि जिस तरह से हो सकता है कि राहुल गांधी आडवाणी से मुतासिर हुए हैं और जिस तरह उनकी यात्रा हुई और 2 सीटों से वो 180 तक पहुंचे, तो शायद बीजेपी का ये भी एलिगेशन है कि राहुल गांधी आडवाणी जी से इंस्पायर्ड होकर ये कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ये एलिगेशन लगाने में बिजी है, लेकिन हम तो चाह रहे थे प्रधानमंत्री बात करें देश के ज्वलनशील मुद्दों पर, पेट्रोल डीजल पे बात करें, देश के कामकाज पर बात करें, देश के डेवलपमेंट में बात करें, और हमारे संस्थान को बेचे जा रहे हैं उस पर मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमारे संस्थानों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड को आप बेचने की कोशिश में लगे हैं। कई एक रेलवे मैंने देखा था स्टेशन में, जी हाँ, और कई ट्रेनें मैंने देखी उसके इंजन पे अडानी लिखा हुआ ऑलरेडी आ चुका है। अभी मैं रिसेंट गया था बाहर, तो बड़े शर्म की बात है, देश की सबसे जो रीढ़ थी रेलवे, द बिगेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसको इन लोगों ने भाड़े पे चढ़ा दिया है।
मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आप तो ठीक उस बच्चे की तरह हैं कि बाप ने सारी ज़िंदगी किसानी करके खेत काट के एक घर बनाया, बेटा आया नीचे के एक फ्लोर को बेचकर ऊपर एक बाथरूम बना दिया, बड़ा सजा धजा खूबसूरत सा, और कहता है कि मैंने तरक्की कर ली और एक गाड़ी खरीद ली। तो अगर ये तरक्की है तो आपके जैसे नालायक बेटे को देश की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मोदी जी, अब आप विदा लीजिए। अच्छा, ये भी एक सवाल है जहन में कि भारत छोड़ो यात्रा में सिर्फ कांग्रेस ही नज़र आ रही है। हालांकि यूपीए की कुछ पार्टियां उनके साथ होनी चाहिए थी, लेकिन यूपीए लग रहा है कि अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि देयर इज़ नो यूपीए, तो उस पर आप क्या कहिएगा? देयर इज़ नो यूपीए एंड अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो टीएमसी इन नेशनल पॉलिटिक्स। टीएमसी इज़ जस्ट अ स्टेट पॉलिटिशियंस। ममता बनर्जी की साख जो है बंगाल तक टिकी हुई है, और ऊपर वाले ने चाहा तो दिल्ली में सरकार आते आते बंगाल में भी टीएमसी को बहुत कमज़ोर कर देंगे। हम लोग अपनी मशक्क़त कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो ममता बनर्जी और ये आज़ाद साहब जैसे लोग हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, ममता बनर्जी भी हमारे एक बड़े समंदर से निकली हुई एक धारा है। ये हमारी विचारधारा थी कि एक महिला को हम लोगों ने कॉलेज से उठाकर प्रेसिडेंसी कॉलेज में इलेक्शन लड़वाया, उसके बाद सांसद का टिकट दिया। उसी महिला को स्वर्गीय राजीव गांधी ने पश्चिम बंगाल का युवा कांग्रेस की सभानेत्री बनाई। अगर आज वो ऐसी बात करती है तो मुझे ये वही बात लगता है कि अपने बल पे उनको अगर पार्टी टिकानी थी तो कांग्रेस के नाम का इस्तेमाल नहीं करना था। भारत के बहुत सारे अन्य पार्टियां हैं जिन्होंने कांग्रेस से मुंह मोड़कर अपनी अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन लास्ट में सबके साथ लिखा हुआ है कांग्रेस। इस शब्द को निकाल दें तो मैं मान जाऊं कि उनके अंदर में कलेजा है वाकई राजनीति करने का। और दीदी कहती है देयर इज़ नो कांग्रेस या देयर इज़ नो यूपीए, तो मैं उनको बताना चाहूँ, हो सकता है वी डोंट नीड यू एज इन यूपीए, बिकॉज आपने बिट्रेल के अलावा देश को कुछ नहीं दिया। पिछले दिन एक और भी उनकी बल्कि सेक्रेटरिएट में उन्होंने नौबन्नों में बैठ के कहा कि आरएसएस तो खराब लोग नहीं और मुद्दे कुछ भालो लोग आचे। इस पर आप क्या, किस तरह से इनका जो माइंड चेंज हुआ, इस पर क्या बोलिएगा? ये तो ईडी और सीबीआई से बचने का एक जुमला है। हो सकता है वो ये बताना चाह रही हैं कि बीजेपी में सभी खराब नहीं है। तो बीजेपी में उनको पता है ना कि आज भी वाजपेयी साहब के साथ के जुड़े हुए कुछ लोग आज भी भाजपा में मौजूद हैं, और वो ऐसी बातें करेंगे तो वो लोग उनको सीबीआई और ईडी से बचाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज हो सकता है भाजपा से आप सांठगांठ करके, बीजेपी से सांठगांठ करके आप ईडी सीबीआई से बच जाएं। हमारी सरकार आएगी तो आपकी फाइलें दोबारा खुलेंगी। क्यों? राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है, राहुल गांधी जी का ये नारा है कि जो डर गए वो भाग जाओ, और जो डरना नहीं जानते हैं, कांग्रेस के हर वो सैनिक को उन्होंने बब्बर शेर का नाम दिया है। कहा है आप जूझिए, लड़िए, जहां आपका पसीना बहेगा राहुल गांधी जी अपना खून बहाएंगे। और इन्होंने कहा था कि आपने अभी एक सवाल किया था कि आडवाणी जी से इंस्पायर्ड होके, मैं आपको बताना चाहता हूं आडवाणी जी से इंस्पायर्ड होके नहीं, ये वो गांधीवादी चिंताधारा है। गांधी जी के उस डांडी मार्च से इंस्पायर्ड होकर राहुल गांधी निकले हैं देश का भ्रमण करने, ताकि देश की भुखमरी से लड़ी जा सके, देश की कमजोरी से लड़ी जा सके। जातिवाद का जो आग फैला रखा है भाजपा की सरकार ने और आरएसएस ने देश में, उसको रोका जा सके। इसके लिए राहुल गांधी गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। गांधी जी की इस देश में हम लोग तो देखते हैं हर तरफ हिंसा ही हिंसा हो रही है। अभी कल एक 99 चल्लो का जो अभियान था तो पूरा जो कलकत्ता बैटल ग्राउंड्स हो गया था, और यहाँ तक कि असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस को भी नहीं छोड़ा गया। तो इस पे आपकी क्या राय है, या पुलिस क्या नाकाम रही, कल उनको कंट्रोल नहीं कर पाई? क्या वजह थी कि इतना सारा कल वायलेंस हुआ? भाजपा के एक नेता कुछ दिन पहले टीवी किसी चैनल पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि फला जगह दंगा होता था आज नहीं हो रहा, आज कश्मीर में गोलियां चलती थी नहीं हो रहा है, यहाँ पे बम्बई में बम धमाके हो रहे थे आज नहीं हो रहा है। पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब जनता ने चोर को ही गद्दी पे बैठा दिया है। यही वो चोर है जिन लोगों ने देश में दंगे कराने का काम किया है। इनकी मानसिकता ही है गोली और बम बारूद, ईंटें पत्थर, आग लगाना। ये भाजपा सरकार इसी तरीके से पनपी है। क्यों? आप नोटिस करिए, जिनको ये पूजा करते हैं अंदरूनी तौर पर, मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनकी हैसियत नहीं। मैं चैलेंज करता हूं कि नाथूराम गॉडसे की मूर्ति कहीं बनवा दे 3000 करोड़ की, मैं चैलेंज देता हूं, देश को संभाल नहीं पाएंगे। देश की जनता उनकी कुर्सी को पकड़ कर उखाड़ के फेंक देगी, क्योंकि सबको पता है नाथूराम गॉडसे वाज द फर्स्ट क्रिमिनल टेररिस्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ही किल्ड मिस्टर गांधी। ठीक है, तो ये ऐसे लोग, ये लोग शुरू से ही इनकी जो जेनेटिक है ना वही उग्र रही है। ये सावरकर, गोलवलकर, अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले, चिट्ठी में काम करने वाले माफ़ी मांगते थे, बोले हमें माफ़ कर दिया जाए। ये तो पूरी कोशिश है हिस्ट्री बदलने की। हम लोगों ने कर्नाटका की एक सिलेबस की किताब में भी आया है कि सावरकर जो थे वो बुलबुल पे बैठ के उड़ गए थे जेल से। इस तरह की बातें जो जहन में डाली जा रही, इस पर आपकी क्या राय है?
नहीं देखिए, भाजपा तो चुटकुले बोलने में बहुत मशहूर है। मोदी जी जैसे जुमले बोलते थे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 15 लाख आपके बैंक खाते में, सबको घर घर में रोशनी मिल जाएगी, घर घर में ये हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने किया क्या? आपसे थाली बजवाया, घंटी बजवाया, बर्तन बजवाए, और अब हम लोग अपना माथा पीट रहे हैं, माथा बजा रहे हैं। क्यों? सिलेंडर 1100 रुपये के पार है। तो ये बरगलाने का एक तरीका है, ये बुलबुल पे चढ़ के, व्हाट इज़ दिस, ये मिथ कहाँ से लेके आते हैं ये? अगर सावरकर बुलबुल पे चढ़ के जा सकते थे तो उनको अंग्रेज को चिट्ठी लिख के माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी, और बाद में पेंशन लेने की ज़रूरत नहीं तो उड़ जाते। पिछले दिनों योगी का जो बुलडोज पॉलिटिक्स तरीका बहुत सुर्खियों में रहा, सब लोगों ने सराहना किया, बहुत अच्छी बात है। जो भी नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा उसके घर को बुलडोज कर दो। कल जो कलकत्ता में हुआ, जिस तरह से पुलिस की वैन जलाई गई, नेशनल प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया, तो क्या ममता को भी इनको पहचान के इनके घरों पे बुलडोजर चला देना चाहिए? ये उत्तर प्रदेश नहीं है साहब, ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ हमारे माननीय हाई कोर्ट के जज ने सारे क्लेम जो है बंगाल के पुलिस के ऊपर डाल दिया, सरकार के ऊपर जिम्मेवारी डाल दी कि जानो माल का पूरा नुकसान का जिम्मेवार पुलिस और प्रशासन है। ये युवा लड़के कुछ इनको भड़का कर थोड़ा नशा वशा करवा के ऐसी घटना घटवाई जाती है भाजपा की तरफ से। ये पूरा इतिहास गवाह है, इस तरह की इनकी टेंडेंसी रही है। लेकिन कल जो बंगाल में हुआ है ये अच्छी दिशा में नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं उग्रता को देश कभी स्वीकारती नहीं है। ये देश स्वर्गीय गांधी जी का देश है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है, जिन लोगों ने कभी उग्रता को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सवाल मेरा नेताजी से ही है कि नेताजी की मूर्ति वहाँ लगाई गई, राष्ट्रपति भवन के पास लगाई गई, कर्तव्य पथ उसका नाम बदला गया, तो ये जिनको गुरु मानते हैं, जिनको अपना आदर्श मानते हैं, क्या सावरकर की भी अब बहुत जल्दी वहाँ पे हम लोग क्या मूर्ति देख सकते हैं क्या? देखिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी मूर्ति ये लगाए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी मूर्ति बनवाई थी इन्होंने, वो भी चाइना से काम दिया था। हमारे यहाँ के कारीगर काम कमाए नहीं, 3000 करोड़ का फ़ायदा चाइना को हुआ होगा। तो ये जो बीजेपी की सरकार है ना, मैं तो अभी कहूँगा भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और गांधी जी के उस पंक्तियों पर एक लाइन है ना, सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम, तो मैं चाहूँगा भगवान इनको भी सम्मति दे, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे कांग्रेस के ही धरोहर थे। हमारे हाँ, आपके का जो टाइटल है वो तो नेताजी नहीं दिया उनको। नेताजी और महात्मा गांधी जी वॉज द पर्सन, इन्होंने सबको एकत्रित करके, सबको एक साथ एकोमोडेट करके इस लड़ाई को बृहत्तर बहुत बड़ा रूप दे दिया। और अंग्रेज क्या बंगाल से भी कुछ ये जिन 12 राज्यों की बात हो रही है और 2 यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, ये उस तरफ से गुजरेगी, लेकिन इसका असर जो है, जैसे आप बोलेंगे कि बंगाल से तो गुजरी नहीं, बंगाल बे ऑफ बंगाल एक तरफ पड़ जा रहा है। और इसके बाद यह यात्रा ख़त्म होने के बाद राहुल गांधी जी से जो हमारे साथ में कन्वर्सेशन हुआ है, उनके कहने के मुताबिक हर एक राज्य में एक बड़े पैमाने पर बड़ा बड़ा मीटिंग प्रोग्राम रखा जाएगा, और रखने के बाद देश हित में जितने कार्यक्रम ज़रूरत है वो सारे किए जाएंगे। और बंगाल से भी हम लोग गए थे, अभी उन्होंने दिल्ली में जो कार्यक्रम बुलाया था रामलीला मैदान में, बंगाल से हम लोग काफ़ी लोग गए थे, मैं खुद गया था वहाँ, और अधीर रंजन चौधरी जी के घर में हमारा इनविटेशन था। बंगाल से जो लोग गए थे उनको उन्होंने बुलाया था, हमारा वहाँ मुद्दे पे चर्चा भी हुई, उनसे बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की चिंताधारा सोच अभी क्या है, वो आगे किस तरह की रणनीति से लड़ाई लड़ेंगे, हमने ये भी जानने की कोशिश की। और राहुल को रहने की ज़रूरत नहीं है। ये आज़ाद जैसे नेता सोचे कि मैं छोड़ दिया तो पार्टी डूब जाएगी, या कपिल सिब्बल, वो इतने युवा नेता पैदा कर देंगे आने वाले समय में, नए कॉलेजों से, स्कूलों से। आप मेरी बात मार्क माई वर्ड्स, टुडे देश की युवा राहुल गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, और यह आंदोलन देश में बहुत बड़ा दिखने वाला है। 150 दिन बाद आप सोच लीजिए, बीजेपी की जो राजगद्दी है ना, वो हिल जाएगी। अभी तो सिर्फ टी शर्ट की बात की है, कुछ दिन बाद आप देखिए उनके ऊपर क्या क्या टिप्पणी आती है। बीजेपी बार बार ये कांग्रेस पर अटैक करती है कि इनका कोई पीएम का चेहरा नहीं है, या अपोजिशन के पास पीएम का कोई चेहरा नहीं है, तो जो है वो इस यात्रा के जरिए अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट कर रहे हैं क्या? एक बार मौका मिला था राहुल गांधी जी से बात करने का, 57 सेकंड हमसे बात हुई थी। मैंने एक सिंपल सवाल किया था कि आज से 10 साल बाद राजनीति में आप खुद को कहाँ देखते हैं, तो उन्होंने कहा था मैं यहाँ पे मिनिस्टर, सीएम, पीएम या फिर कोई बड़े पद पे बैठने नहीं आया हूँ। मेरे आदर्श जो है उसके हिसाब से देश हित में जितने काम होंगे मैं उनको करने आया हूँ, उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना बलिदान भी दे दूँगा। ये 57 सेकेंड का उनका वर्जन था, तो उसको मैं मान लूँ कि उनके लाइफ टाइम यही उनके वर्जन रहेंगे, यही चिंताधारा रहेगी। और प्रधानमंत्री का जो चेहरे की बात है, तो 2014 के पहले, 13 के पहले मोदी जी को कौन पहचानता था? आप पहचानते थे क्या?
और 2 बार में 2014 के पहले 2004 से 14 तक हमारी जब सरकार थी, आपको भी पता होना चाहिए, आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, राहुल गांधी चाहते तो किसी भी मंत्रालय पर हाथ रखते, जैसा कि बीजेपी कहती है, अगर वो हाथ रखते तो मंत्रालय उनको मिल जाता, लेकिन उन्होंने खुद को एक सिंपल एमपी बना के रखा। ये पीएम का चेहरा, राहुल गांधी देश बचाने आए हैं, देश बचाने के लिए उनको पीएम बनने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो जनता अगर सोचेगी उनको बनाना है तो वो बनाएगी है, और जनता ही भगवान है, क्योंकि 2 तरह के दाता हैं, एक अन्नदाता जिनका अपमान मोदी जी हर रोज़ कर रहे हैं, पूरे देश के किसान रो रहे हैं आज के डेट में, और दूसरा दाता मतदाता, जो वोट का दाता, जिनके वोट को लेकर मोदी जी मजाक उड़ा रहे हैं। आने वाले वक्त में वो मतदाता अपने मत के अधिकार के लिए, अपने ताकत के लिए और देश के अन्नदाता को बचाने के लिए जो मुहिम छेड़ी जा रही है, उसके लिए जनता आगे आएगी। तो ये थे संदीप कुमार जायसवाल साहब, और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से उन तमाम सवालों का जवाब दिया। कुछ ऐसे सवाल थे, कड़वे सवाल थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेबाकी से इसका जवाब दिया। और उम्मीद करते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, वाकई भारत जोड़ने में राहुल गांधी कामयाब रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी।